दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत बड़ा लेसन ये आप लोगों को देकर जाने वाली है। एक इंसान पैसे के पीछे भागता भागता गिरकर मर जाता है। फिर से देखना इस वीडियो को। अब की बार जहाँ पर ये पैसे थे, यहाँ पर मोबाइल सोचना आप लोग। सेम कंडीशन मोबाइल के साथ में होती है कि मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं और पता नहीं कहाँ पर टाइम चला जा रहा है और ऐसी ज़िंदगी ख़त्म। फिर से देखो इस वीडियो को और अब की बार सोचो कि यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में आप लोग पड़े हुए हो जो कि प्रोडक्टिव नहीं है और आप लोग टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। फिर से एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश कैसा है दोस्तों? जोश हाई नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हाई कर देंगे, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये बताओ कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली डेली पूछकर बेइज्जती मत किया करो। बहुत मजा आता है यार, कसम से बेइज्जती करने में मजा आता है पूरा। इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर। सुधर जाओ, बेइज्जती हो रही है इसमें भी है। अपने अंदर झांक लिया करो, अभी जिंदगी सुधर जाएगी तो सुधर जाएगी, वरना तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर लिया करो। इवन एक दोस्त था, उससे बात हो रही थी मेरी, लेक्चर सुनता होगा भी एक दो बार, तो बोला था कि ये जो पूछते हो डेली कि कैसा गया दिन, लगता है कि सब सही लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं, या फिर कोई लिखता भी है इसके बारे में, मतलब जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही लिखते हैं। मैंने कहा कि यार ये तो नहीं पता कि सही है या फिर गलत है, पर हाँ इतना जरूर पता है कि जो भी लिखता होगा वो सोचता जरूर होगा, और जो सोचता होगा वो अपनी ज़िंदगी को जरूर संवारेगा। क्योंकि जो इंसान एक बार बैठकर अपने बारे में सोच देगा दिन में, उसको पता होगा कि उसने अपना दिन कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया है। और जिसको ये पता चल गया कि उसने अपना दिन कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया है, वो आज नहीं तो कल अपने टाइम को संवारना जरूर स्टार्ट कर देगा। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही से अपने टाइम को फॉलो करते होंगे और सही तरीके से अपनी चीज़ों को एनालाइज करते होंगे। मॉर्निंग में शेड्यूल बना लो, शाम को एक बार उसका एनालाइज कर लो, फिर देखो कितना शानदार तरीके से आप लोगों का फोकस अपने ऊपर आता है। और एक बहुत ही प्यारी बात बोली यार यहाँ पर, समस्या की अपनी कोई लंबाई नहीं होती यार। आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान है उस समस्या से जूझ रहा है कई महीने तक, और एक इंसान है कि उस समस्या को जरा सी देर में साइड में छोड़कर आगे निकल गया। तो समस्या की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं होती, वो हमारे हल करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी छोटी होगी या फिर कितनी बड़ी होगी। आप लोगों ने सुने नहीं वो गाना अभी हसल 2 जो ओ में गाना आया था, नहीं तेरी बड़ी है नहीं मेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही तेरी कितनी बड़ी है, तुझे तेरी पड़ी है मुझे मेरी पड़ी है, काइंड ऑफ सॉन्ग नहीं था पूरा। तो उसमें क्या दिखाया गया, वो समस्या के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली। तो समस्या यार हमेशा अगर आप लोग उसको सर पे चढ़ाओगे तो आप लोग सर पे नाचेगी, और अगर उसे अंगूठे के नीचे रखोगे तो वो हमेशा आप लोगों के, बेसिकली कहते हैं ना कि एक तरीके से अंगूठे के नीचे दबी है, एडी के नीचे दबी हुई मिलेगी। और अक्सर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आप लोगों ने ये बात फील भी की होगी, जब आप लोग किसी चीज़ को जब तक अचीव नहीं करते ना, वो आप लोगों को टफ लगती है, पर जैसे आप लोग अचीव कर लेते हो तो आप लोग को आसान लगने लगती है। और कई बात तो आप लोग उसको भूल भी जाते हो कि हाँ यार कुछ हम लोगों ने लगा था इतना बड़ा होगा। एक फ्रेंड है अभी फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है बेसिकली, वो उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो एक दिन बात हो रही थी उससे, तो कह रहा था कि यार उस टाइम पर लग रहा था कि यूपीएससी कैसे क्लियर करें। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि मतलब यूपीएससी क्लियर करा तो याद भी नहीं रहा कि हाँ यूपीएससी मतलब कुछ टफ था। अब जिंदगी ऐसी चल रही है, मतलब कि समस्या हमेशा आप लोगों की ज़िंदगी में रहेगी। आप लोगों को जब तक कला नहीं आएगी उसको सोल्व करने की, तो ज़िंदगी ऐसे ही आप लोगों की चलती रहेगी। तो ये बात आप लोग आज ही सीख लो कि उसको सोल्व करने का माइंडसेट रखना सीखो अपना, कि हाँ समस्या है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा, कोई ताला है तो उसकी कोई ना कोई चाबी भी होगी। अगर ये माइंडसेट आप लोगों का हो गया तो फिर आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आसानी से नजर आओगे। और एक बार और क्या खूब कहा है किसी ने कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते जो होते हैं हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। तो हमेशा समस्याएं आप लोगों के कदमों के नीचे से निकल कर जाएगी। ओके, तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो यार, और अपने ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा। अपने ऊपर जितना ध्यान दोगे दुनिया से उतना ध्यान हटेगा, और दुनिया से जितना ध्यान हटेगा उतने ही बड़े आप लोग ध्यानचंद बनोगे। और जितने बड़े ध्यानचंद बनोगे, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ध्यानचंद जी ने क्या क्या किया है, तो इसलिए आप भी अपने गोल पर फोकस कर पाओगे। ओके, ये भाई साहब सैल्यूट करने लायक न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ मतलब मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। उधर वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पेंशन के ऊपर लड़ाई लग रही है, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कई सारी बातें चलती हैं। कई सारे जो आर्मी के जो पर्सन थे उनको अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक 4 साल की स्कीम लाई गई। तो कई सारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट पेंशन का बर्डन जो है वो कम करना चाहती है, इसलिए स्कीम लेकर आएगी। यानी कि पेंशन के ऊपर आप लोगों ने कई सारे आर्टिकल देखे होंगे अलग अलग मुद्दे से रिलेटेड, पर लेकिन एमजी नरेगा के वर्कर्स के लिए पेंशन प्रोवाइड करा देना, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। कौन कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये काम कर रहा है केरला के द्वारा वेलफेयर बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है ताकि पेंशन प्रोवाइड करा जा सके एमजी नरेगा के वर्कर्स को। तो सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर।
जी जिसको नहीं पता है कि क्या है ये एमजी नरेगा, तो इसका नाम याद रखिएगा। ये पर्टिकुलर एक स्कीम है हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोलते हो या फिर इसको एक्ट भी बोल देते हो, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू कानून पास कर बनाई गई। इसीलिए जब कानून बन गया तो इसीलिए लोगों को हक बन गया। हक मतलब अधिकार, अधिकार मतलब राइट। यानी कि अगर आप लोग अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां रहते हैं और वहां पर जाकर अपने प्रधान को बोलोगे कि भाई साहब मुझे एमजी नरेगा के तहत काम करना है, तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो आप लोगों को काम प्रोवाइड नहीं करा पाया तो आप लोगों को भत्ता मिलने लगेगा बेरोजगारी का, कि ये जो है बेसिकली काम करना चाहता था पर लेकिन वो काम नहीं प्रोवाइड करा पाए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो इसको बोलते हैं राइट टू वर्क। तो अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। इसको किसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 है वहां पर, उसमें फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें आर्टिकल जो 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। ये जो राइट टू लाइफ है ये इंसान को तभी तो मिलेगा अगर वो ठीक तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है, अगर उसको हेल्थ की सर्विस मिल पा रही है, अगर ठीक तरीके से वो एजुकेशन ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। यानी कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाली बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक अच्छी इज्जत वाली लाइफ मिलनी चाहिए, और कब मिलती है तो वो सारा जो भी इंसान बेरोजगार है वो समझ सकता है कि आज की डेट में इज्जत किसे मिलती है। तो इसलिए यहां पर इज्जत वाली बात आ जाती है, तो आर्टिकल 21 यहां पर इसके साथ में आ जाता है कि राइट टू लाइफ के तहत यहां पर लोगों को काम मिले। पर लेकिन काम देगा कौन? काम देगी सरकार। तो सरकार के लिए भी यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जा रही है। सरकार के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए याद रखिएगा, जो पार्ट 4 में जब आप लोग जाएंगे, जिसको आप लोग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उसमें आर्टिकल 41 है। देखो याद रखिएगा 21 और 41, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। आर्टिकल 41 जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कहता है कि राइट टू वर्क के बारे में, तो वहां से इसके बारे में आप लोग प्रोविजन देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम हमारे देश में कौन से प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लाई गई थी, वीडियो को पॉज कर बताइए। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, कई बार कई क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, खासकर वनडे टाइप एग्जाम में। तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा यहां पर ये स्कीम लेकर आई गई थी, ताकि राइट टू वर्क जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस स्कीम में नेक्स्ट लेवल की चीज ऐड कर दी, और वो ऐड कर दी क्या? वो ऐड कर दी यहां पर एक तरीके से पेंशन। केरला गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर वेलफेयर जो यहां पर बोर्ड टू प्रोवाइड द पेंशन टू एमजी नरेगा, तो है ना बड़ी बात अपने आप में। ये फंड जो है गवर्नमेंट ग्रांट प्रीमियम एक तरीके से कलेक्ट करेगी, रजिस्टर करेगी वर्कर को, और फिर उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराएगी। लोन भी अवेल कराएगी उस फंड के एक तरीके से जो फंड बोर्ड है, ताकि एक तरीके से लोग काम कर सकें, और यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगी मंथली पेंशन के तौर पर भी, ठीक है। तो एमजी नरेगा, तो यहां पर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कोविड-19 के टाइम पर भी काफी ज्यादा न्यूज में था, और खासकर आप लोगों को ये याद रखना है कि कोविड-19 के टाइम पर इसकी इतनी बड़ाई की गई कि बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से, मरने से बचा लिया इस कानून ने। मतलब क्या है, सोचो जब कोई शहरों में रह रहा है और शहरों में उसके काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिल रहा है उसकी वजह से गांव में आ रहा है और गांव में उसको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो एमजी नरेगा अगर बात करें यहां पर स्टेट के साथ में, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर इनकी खुद की एक स्कीम है जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इसका नाम है यहां पर अयंकली, जो शहरी रोजगार है गारंटी यहां पर है। यानी कि ये वाली तो हो गई क्या गांव के लिए, पर लेकिन शहर वालों के लिए क्या होगी? शहर वालों के लिए यहां पर होगी अयंकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एमजी नरेगा जो है क्या वो गांव के लिए है? जी हाँ, एमजी नरेगा नॉर्मली आप लोग को गांव के लिए देखने को मिलेगी। जहां 100% शहरीकरण हो चुका है वहां पर एमजी नरेगा नहीं रहेगी, वहां पर अर्बन की कोई अनएम्प्लॉयमेंट की स्कीम रहती है। इसीलिए अलग अलग राज्यों ने उसके लिए अलग अलग स्कीम जो है वो लॉन्च कर रखी है। 2005 में ये कानून लाया गया था, जो याद रख सकते हैं आप लोग। फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें यहां पर इसके लिए प्रॉपर पैसा दिया जाता है। अनस्किल्ड लेबर फोर्स रहती है, मतलब वो लेबर फोर्स जिसके पास में कोई स्किल नहीं है, मिट्टी उठाने का काम कर सकती है, ईंटें डालने का काम कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक तरीके से डे बाय डे की जो मजदूरी दहाड़ी होती है उसके हिसाब से बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है। आप लोगों के माइंड में कोई डाउट रहा या क्लैरिटी आ गई तो बताना, तो टोटल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यानी कि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर हो तो बताना, उसको देखा जाएगा फिर, ठीक है, उसको मुर्गा बनाया जाएगा डाउट को। तो इसके अंदर क्या क्या देख लिया? बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, क्या न्यूज़ है वो देख ली, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने तो कन्फ्यूज आना नहीं है, ठीक है।
दोस्तों आजकल कई सारे ऐसे मेल आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी शेयर किया था। जो आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोग यहाँ पर भी चीज़ों को देख सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा मैंने जो बोली थी ना बात, वो इस तरीके के दुनिया भर के मेल आते हैं। इसी रीज़न की वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बात बोली थी कि जो भी कहीं भी एडमिशन ले चुके हैं और उनको लग रहा है कि वो फंस चुके हैं वहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग आइए, अपनी वो स्लिप दिखाइए और आप लोगों का एडमिशन जो है 50% पर आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पैसे जो हैं दे देकर कहीं पर फंस चुके हैं। तो इस मैसेज को आप लोग जरूर पढ़िएगा और ताकि आप लोग आगे कहीं पर न फंसे। यहाँ पर ये बोला गया 24 घंटे के अंदर आप लोग रिटर्न ले सकते हो अपना पैसा। आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोल रखा है कि 7 दिन तक आप लोग क्लास कीजिएगा। 7 दिन तक अगर आप लोगों को लगे कि यार आप लोग सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोगों का पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि कई सारे बच्चों को आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं यार किसी का पैसा रिटर्न करने में, ठीक है। पर लेकिन 24 घंटे के अंदर में क्या चेक कर लेगा इंसान की 24 घंटे में देख लो क्या क्लास है और उसके पैसे रिटर्न नहीं कर रहे। 1.5 लाख रुपए लोग पे कर दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर अगर एडमिशन ले रहे हैं तो मुझे स्लिप भेजिए, अपना आधार कार्ड भेजिए, आपको इमीडिएटली 50% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, ये बोला है। पर लेकिन फेक चीज़ें बनवा कर मत लाओ यार। जैसा मैंने पहले बोला था कि ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले कहीं पर एडमिशन लिया है और वहाँ पर इसलिए एडमिशन लिया ताकि यहाँ पर डिस्काउंट ले सके और वहाँ पर फीस मुझे पता नहीं कैसी कैसी स्लिप से ऐसा लग रहा है नकली स्लिप सेंड कर रहे हो। वो जेन्युइन लोगों के लिए यार जो रियलिटी में लोग फंस चुके हैं। या फिर दिव्यांगन हो तो आप लोग अपना यहाँ पर हेल्प चैट पर अपने डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड सेंड कीजिए, आप लोगों को इमीडिएटली 50% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और बात, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इंस्टॉलमेंट भी अब आप लोगों की 3 कर दी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे थे उसको लेकर, तो 3 इंस्टॉलमेंट हो गई है। अब आसानी से आप लोग उसको पे कर सकते हो। अब वो भी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं रही है। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी कोर्स के बारे में, जो 15 जून से स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। 15 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। और कोर्स जो रहने वाला है ये आप लोगों का यूपीएससी मेंस तक रहने वाला है 2024 तक का। तो समझकर चलो लगभग 16 से 17-18 महीने के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सोचकर चलो 18 महीने तक पूरा जो टीम है उसकी सैलरी जानी है। सोच लेना ये चीज़, जो कई सारे बोल रहे हैं कि सर और कम कर दो, आप लोग एक बार दे दोगे ये पैसे और 18 महीने मतलब 1000 रुपये महीने से भी कम पड़ रहा है आप लोग ये कोर्स। मतलब मैं तो बोलूँगा 700-800 रुपये महीना पड़ रहा है। और इसमें से भी 18 आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, 50% इसमें से टैक्स जाना है, 18% जीएसटी जाना है और 30% इनकम टैक्स जाना है। तो यानी कि अगर कोई कोर्स जो है वो 15,000 का है तो ये समझो उसमें से लगभग 7,500 रुपये गवर्नमेंट के पास में जाने हैं। 7,500 रुपये एक बच्चे से लेकर मतलब 18 महीने तक 15 महीने तक उसको पढ़ाना, सारे टीचर्स की सैलरी देना, सारे स्टाफ का घर चलाना। आप लोग लग रहे हो कि ये आसान काम है, बहुत टफ काम है यार ये। आप लोगों को अगर लग रहा है तो आप लोग मेरी जगह आकर बैठ कर करके देखो, आप लोगों को पता चलेगा। तो ऐसा मत बोलो कि सर और कम कर दो, क्योंकि उससे कम में तो फिर ये बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ही मिनिमम चीज़ें रखी हैं जिस तरीके चीज़ें चलाने की कोशिश की जा रही है। जिनके साथ में चीज़ें बेसिकली जो कर रहा है उनसे मतलब एक तरीके से वो सारे मुझे ये बोल रहे हैं कि सर क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 50% वही लो जिसको लग रहा है कि यार 50% आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। वरना जो नॉर्मल इंसान है वो ऐसी फेक चीज़ें बनाकर मतलब ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, ठीक है। नहीं पॉसिबल हो पाती हैं यार चीज़ें, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हेल्प चैट पर और यहाँ कोर्स के नीचे जाओगे डिटेल में आप लोगों के नंबर भी है, जीमेल आईडी भी है, कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। और जल्दी ही वीडियोस भी कुछ ऐसी वीडियो जो कि डिटेल में क्या क्या कवर की जाएगी, क्या क्या चीज़ें वो भी अपडेट करेंगे। सीडीएस का कोर्स जो है वो मंडे से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। वो आप लोगों को वहाँ पर कई सारी मतलब लगभग 3 से 4 क्लासेस डेली देखने को मिलेगी। आराम आराम से और अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फिलहाल उसके लिए भी बेसिकली इनरोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ईपीएफओ का पार्ट हैं तो सीडीएस में जा सकते हैं ओनली 1500 देकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ के कोर्स से सीडीएस में जाएंगे तो आप लोगों को 1500 देना है। और यूपीएससी के कोर्स में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों का ईपीएफओ या सीडीएस का जो कोर्स है समझो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएससी के जाएंगे तो उतना डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। पर डिस्काउंट पर आप लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो कि आप लोग की इंस्टॉलमेंट होती है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो है अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि एक उम्दा टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हो। ये टॉपिक जो है पीआईबी के द्वारा भी कवर किया गया और टाइम टू टाइम अभी भी कई सारे आर्टिकल इसके ऊपर छप चुके हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क जो है उसको डेवलप करने के लिए BIND स्कीम लेकर आए हैं। तो BIND स्कीम पूछ ले कि आप लोगों से किस पर्टिकुलर एरिया के लिए लेकर आई गई है और ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है
जिसमें सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों मिलकर काम करते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें बोला गया है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2025-26 तक, किसमें, जो बेसिकली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। इसका रीजन बहुत बड़ा पता है क्या है? आज की डेट में इतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपने आसपास में देखने को मिलती है, तो अगर गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे कि दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, अगर वो लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचेगी तो अच्छे से लोगों को एजुकेट किया जा सकेगा। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है सारा कार्यक्रम? ये कर रही है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइएगा। बाकी टॉपिक में बहुत ही डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सरकार जो है एक स्कीम लेकर आई है जिसको BIND ये स्कीम बोला गया है, और ये स्कीम जो है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है हमारे देश में जैसे कि प्रसार भारती, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलरेडी यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। प्रसार भारती और आकाशवाणी को बेसिकली बेस बनाकर पूछा गया था कि क्या इसको कंट्रोल करती है दूरदर्शन और आकाशवाणी को, कि क्या कंट्रोल करती है प्रसार भारती, तो ये इसका पार्ट है या फिर नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। सबसे पहले तो ये याद रखना कि हमारे देश में प्रसार भारती जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करती है कंट्री के अंदर में, और लोगों को बेसिकली एजुकेट करती है और लोगों को एंटरटेन करती है। तो ये एजुकेट और एंटरटेन करने का काम जो है पब्लिक को, वो प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है। और प्रसार भारती हमारे देश में ये 1997 में बनाई गई थी, यानी कि ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी ये रिसेंटली बॉडी बनाई गई थी। एक तो इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, और दूसरा इस वजह से भी न्यूज़ में थी कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये साफ साफ कर दिया गया था कि जैसी प्रसार भारती जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ऐसी कोई भी बॉडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर अपने आप नहीं बना पाएगी। अगर ऐसा कुछ करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सारी चीज जो है वो सेंटर लिस्ट के अंदर में आती है, या फिर सेंटर वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यहां पर यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और दूसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो डिफेंस, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है ये सारे यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से यहां पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों इशू मैंने बता दिए, हालांकि वो एक अलग आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया इसलिए ताकि आप लोगों के माइंड में डाउट न रहे, कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अभी कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं जो आप लोगों को समझते हुए चलना है। जैसे प्रसार भारती के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। प्रसार भारती एक्ट लाया गया था, उसके बेस पर 1997 में बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तरीके से ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराती है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जिसको आप लोग आकाशवाणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जो ये स्कीम लेकर आई गई है जिसको BIND हम लोगों ने बोला है, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि अपग्रेड करेगी इनका ढांचा, जो यहां पर ये सिस्टम है इसको इंप्रूव करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर इसको पहुंचाएगी, ताकि लोगों तक हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो पहुंचाया जा सके। चाहे कोई डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करें, कोई इंटरनेशनल ऑडियंस भी अगर सुनता है तो उसको भी यहां पर सिस्टमेटिक वे में ये चीजें यहां पर देखने को मिल सके। तो आज की डेट में ये एक तरीके से वाइड करेगा इसका एरिया, क्योंकि आज के डेट में कंडीशन क्या है, जैसे FM है। अगर आज के डेट में मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग एक बात अभी शेयर करूंगा, आप लोग समझ पाओगे। कितने सारे SLV फैमिली मेंबर हैं जो आज के डेट में भी FM सुनते हैं? कौन कौन सुनता है FM? कोई फेवरेट चैनल है आप लोगों का? तो यहां पर FM का जो फ्रीक्वेंसी, जो मॉड्यूलेशन बोलते हैं बेसिकली FM को, वो कंट्री के अंदर में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 66% एरिया में हम लोग फैले हुए हैं, हमारा जो FM है। ठीक है, अगर एरिया के हिसाब से हम लोग बात करें, समझिएगा जो बोलना चाह रहा हूं मैं। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर तो ये अभी फिलहाल के टाइम पर, फिर से सुनिए इसको, FM जो है फिलहाल के टाइम पर यहां पर
जो आज के डेट में अगर पॉपुलेशन के और एरिया वाइज बात करेंगे तो इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है 66% तक यहां पर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे हम लोग, लगभग 80% तक यहां पर, अगर ये जो चीजें हैं इनको ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं यानी कि बिंड स्कीम को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर कितना है, फिलहाल के टाइम पर एफएम अगर आप लोग देखोगे, अगर एरिया देखोगे तो लगभग 59% है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो लगभग 68% है। यानी कि इसको और ज्यादा एरिया में हम लोग बढ़ा पाएंगे जब इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा लोगों तक डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो जो है, क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा। और खासकर उन एरिया में यहां पर फोकस रहेगा अब की बार जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरिया हैं, यानी कि जहां पर नक्सलवाद वाला एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर उस एरिया पर फोकस देने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे जाए कल को, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बिंड स्कीम क्या है, क्यों इसका बेसिक पर्पज, क्यों ये लेकर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहां पर, ये मैंने इसलिए इस तरीके से एक्सप्लेन किया है क्योंकि यहां से बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग के ऑलरेडी प्रीलिम्स में बन चुके हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और पीआईबी ने खुद कवर किया है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। प्रसार भारती के बारे में बोला गया कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक्ट के द्वारा बनाई गई है। अगर दोनों का मतलब आप लोगों को पता है तो यहीं पर ही आप लोग बता दोगे कि एक स्टेटमेंट कोई सी न कोई सी गलत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक जो सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराता है ऑल इंडिया रेडियो और डीडी जो न्यूज के थ्रू, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा ये आप लोगों को यहां पर बताना है। यानी कि ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, ठीक है। तो आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से ए बी सी एफ डी, तो बताइए क्या आंसर है। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गई, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई 2 और 3, तो आंसर बी हो गया। पर यहीं आप लोग जानते जानते भी क्वेश्चन को गलत कर दोगे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो क्या हो गया, आंसर यहां पर ए हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन आना ही काफी नहीं है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, वाह यार मैं तो आर्टिकल जानता हूं। आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मतलब आप लोग का माइंड जो है वो वहां पर शांत है, ठीक है। तो कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के अंदर में एक्ट पास कर कर यानी कि कानून के थ्रू बनाई जाती है। तो ऐसी ही बॉडी है प्रसार भारती, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हो सारी बातें आप लोगों को बताई दी, सारे मुद्दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक स्कीम के बारे में पूछ लिया जिसको बोलते हैं BIND, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नेटवर्क डेवलपमेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो पूछ लिया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहली स्टेटमेंट में यहां पर ये बोल दिया। दूसरी बोला गया कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्रसार भारती को ताकि एक्सपेंस किया जा सके उसका और एरिया में, और अपग्रेड किया जा सके नेटवर्क को, ठीक है। तीसरा बोला गया कि यहां पर ये एक तरीके से पोटेंशियल लगती है जनरेट करने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस रिलेटेड सप्लाई से रिलेटेड। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर जो होगा इसका ए आंसर सही होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहां पर करेक्ट है, पर थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई क्योंकि डायरेक्टली यहां पर बहुत ही कम इंपैक्ट डालेगा, यहां पर इनडायरेक्ट वे में जो है ये चीजें जनरेट करेगा। मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंस इसका यही होगा कि यहां पर प्रोजेक्ट जो है वो पोटेंशियल जनरेट करता है इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाले एरिया में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस खुद नहीं कर रहे हैं, ये ढांचा लगा रहे हैं, और ढांचा लगा रहे हैं तो बना बनाया सामान खरीद कर लेकर आएंगे, ना कि अपना खुद का सामान ये बनाएंगे। खुद का बनाते तो डायरेक्ट जॉब देते, पर लेकिन खुद का नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब उन कंपनी के अंदर जॉब बढ़ जाएगी जिन कंपनी से सामान खरीद कर लेकर आएंगे। तो इनडायरेक्ट जॉब जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट यहां से होने वाली है। तो ऐसे टॉपिक आप लोगों को समझना है। तो माइंड में कंफ्यूजन डालने के लिए छोटी छोटी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को पढ़नी है ध्यान से। और कई बार यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो सारी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलता भी नहीं है, वो बोलता है बस इतना जानते हो, ठीक है, बस एंजॉय करो, ठीक है। तो BIND स्कीम क्या है वो जान लिया हम लोगों ने। यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट में ये सब्जेक्ट आते हैं वो हम लोगों ने जान लिया। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कब तक इसका टारगेट है बिंड स्कीम का वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। BIND तो बाइंड भी वैसे बोल सकते हो, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करो, पर लेकिन आप लोगों को इसका क्या फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक इसलिए मैंने बोला कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है यहां से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा।
आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक बार पूछ ले तो फिर नहीं पूछेंगे। ओके, तो बताइए, डाउट हो तो जरूर बताना। दोस्तों आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि मंजिल जो है बड़ी शानदार होगी, बस आप लोग रास्तों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। जो रास्तों को एंजॉय नहीं करता उसकी मंजिल भी जो है वो बर्बाद होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं यार हेल्थ बनानी है। हेल्थ बनाना छोड़कर अगर आप लोग डेली बोलो कि यार अच्छे से मजे में एक्सरसाइज करनी है, तो हेल्थ जो है वो तो अपने आप ही बन जाएगी। हेल्थ जो है वो तो बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसका, बिना कोई टेंशन लिए हुए। ऐसे ही जब हम लोग कोई सब्जेक्ट समझते हैं, तो सब्जेक्ट को समझने का बेसिक मतलब क्या है कि उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम लोग समझ लें तो सब्जेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इसी तरीके से इस आर्टिकल को लेकर चलने वाला हूँ। आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी जब आप लोग उसकी बेस यानी कि जो उसका बेसिक थ्योरी जो है वो समझोगे कि एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में जो रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी बातें बात करूंगा, जैसे करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट जो है वो कैसे बेसिकली इंप्रूव होता है, क्या 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 हो गया रुपये का एप्रिसिएशन और रुपये का डेप्रिसिएशन क्या है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर गया है उसमें लगभग जो रुपये की वैल्यू है 10% तक डाउन हो गई थी डॉलर के कंपेयर में। तो जब रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो हमारे देश पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। वीडियो को पॉज कर कर अपनी बातें जरूर लिखिएगा, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है और फिर उसी हिसाब से मैं बहुत सारे आर्टिकल जो है उसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा तो कैसे मैं चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मेरे तक पहुंचाने का एक आसान तरीका है, आप लोगों की जो बातें होती हैं वो है कमेंट बॉक्स। तो जो भी माइंड में आया करे वो लिख दिया करो, गलत सही मत सोचा करो, बस लिख दिया करो। ठीक है, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, ऐसा ना सोचा करो कि सब एक तरीके से माँ के पेट से सीख कर आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इकोनॉमी वाले सेक्शन के साथ में हम लोग इसको कवर करके चलेंगे। और बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से सेशन के बारे में, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मुद्दा पूरा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। इंडियन रुपये की वैल्यू जो है ये काउंट की गई कि लगभग 10% के करीब जो है वो डाउन हो गई है। यानी कि अगर हम लोग डॉलर के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो कमज़ोर हो गई है। तो रुपये की वैल्यू कमज़ोर होने के बहुत सारे रीजन बताए गए। पहले तो आप लोगों ने सुना था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से रुपये की वैल्यू डाउन होगी। फिर कोविड-19 आया, उसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, उसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि कई बार कई सारे ऐसे सिनेरियो रहते हैं जिसमें मॉनसून भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है काफ़ी हद तक आज की डेट में भी, तो इसलिए मॉनसून का भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे कि पहले आप लोगों के सामने जो स्लाइड में लेकर आ रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, फिर आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू जो है वो घट गई है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, रुपये की वैल्यू बढ़ कैसे रही है और घट कैसे रही है। मान लीजिए रुपये की वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं बढ़ गई है। आज की डेट में अगर आप लोग बोलें कि $1 अगर आप लोगों के पास में है और आप लोग जाकर चाहते हैं कि इस डॉलर को रुपये में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए उसके आप लोगों को 50 रुपये मिल रहे हैं। पर लेकिन अगर इस $1 के बदले में अगर कल को चलकर आप लोगों को यहाँ पर 40 रुपये मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, 10 पैसे यहाँ पर रुपये स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले $1 के 50 रुपये मिल रहे थे, अब $1 के 40 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि रुपये की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। पर लेकिन अगर इसके अपोजिट जाएंगे कि $1 की वैल्यू जो है वो आप लोगों को यहाँ पर 60 रुपये में, मतलब 60 रुपये मिल जा रहे हैं। यानी कि घर से बस $1 लेके आओ, मजे में झूमते झूमते और जाओ और बोलो कि रुपये दे दो, तो 60 रुपये आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। तो इस तरीके से रुपये की वैल्यू बढ़ती और काउंट की जाती है। नॉर्मली डॉलर के कंपेयर में हम लोग काउंट करते हैं। रीजन क्या है? डॉलर एक काफ़ी अच्छी एक ऐसी करेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ की जाती है। तो इसके साथ में कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, इसी को देख लेते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या रुपये की वैल्यू घटने के भी फायदे हैं? क्या रुपये की वैल्यू बढ़ने के भी फायदे हैं? तो ये सब सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है,
यानी कि हर एक चीज़ जो है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जिस सिचुएशन में हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। एक इंसान है जो दिल से बड़ा ही एक तरीके से खुश इंसान है आज की डेट में, उसको जाकर आप लोग 2-4 गाली भी दे लो तो वो बोलेगा कोई नहीं छोड़ो यार, फालतू की बातें बोल रहा है, इसको इग्नोर करो। पर एक इंसान है गुस्से में तिलमिलाए बैठा है, उसको 2-4 अच्छी बातें बोलोगे तो वो कुछ न कुछ सुना देगा। तो वही बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने केस लेकर चलता हूँ। अगर रुपी एप्रिशिएट होती है तो क्या होता है। किसी भी देश के साथ में अगर आप लोगों को व्यापार करना है तो एक तो होता है तरीका इंपोर्ट करने का और दूसरा होता है एक्सपोर्ट करने का। मतलब क्या, सामान खरीद कर लेकर आना, इंपोर्ट करना और अपने देश में से सामान जो है वो बाहर बेचना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो एक तरीके से लेन देन का काम होता है देशों के बीच में, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। जब रुपी एप्रिशिएट हो गया यानी कि रुपये की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अगर कल को कोई यूएसए में से चला और वो यहाँ पर मान लीजिए $1 लेकर आया और $1 जो है 50 रुपये का हुआ करता था, पर लेकिन रुपये की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो गई और वो हमारे देश में आया। हमारे देश में उसने जैसे एंट्री करी, उसको पता चला $1 की वैल्यू जो है वो 40 रुपये हो गई। यानी कि वो सोच रहा था कि $1 में 50 रुपये का सामान खरीद कर लेकर आएगा, पर लेकिन रुपये की वैल्यू बढ़ गई। अब वो $1 में ओनली 40 रुपये का ही सामान खरीद पाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारे देश में से जो खरीदने लेकर आ रहा था कि इंडिया में जाऊंगा, वहां से फल फ्रूट्स खरीद कर लेकर आऊंगा, इंडिया में जाऊंगा, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ होती है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी मतलब एक तरीके से कपड़े होते हैं, वो सब खरीद कर लेकर आऊंगा, ठीक है। पर लेकिन उसको पता चला कि यार डॉलर की वैल्यू जो है वो रुपये के कंपेयर में डाउन हो गई है या फिर रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। तो इंडिया में से जो भी सामान वो खरीदेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। यानी कि जब रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा होता है, यानी कि जो भी अब सामान खरीदेगा उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा हमारे देश में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो ज़्यादा पैसे लाएगा तभी जाकर अच्छे सामान खरीद पाएगा। ज़्यादा कम पैसे में वो बहुत ही कम सामान खरीदेगा, रुपये की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रुपये की वैल्यू जो बढ़ गई है तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपेंसिव हो गया, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया। पर लेकिन इसके अपोजिट जाओ, अब थोड़ा सा दूसरी साइड में सोचो, रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। पहले हम लोग घर से लेकर चलते थे 50 रुपये और 50 रुपये लेकर हम लोग यूएसए में जाते थे, तो वहां पर $1 का सामान हम लोग खरीद लेते थे, ठीक है। पर लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ओनली 40 रुपये लेकर जा रहे हैं और तब $1 का सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग यूएसए से, यानी कि पहले 50 रुपये लेकर चलते थे तो हम लोग $1 खरीदते थे, अब यहां पर 40 रुपये में ही हम लोग $1 खरीद ले रहे हैं। यानी कि अब हम कम पैसे लेकर जा रहे हैं तो भी हम लोग इतना ही सामान खरीद ले रहे हैं जितना पहले 50 रुपये में खरीदते थे। तो हमारा इंपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट हमारा सस्ता हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई भी डाउट है यहां तक? डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा ही आसान सा तो है यार, मतलब सीधे सीधे तो सारी बातें हैं कि ठीक है ऐसे बढ़ रही है तैसे घट रही है। पर जैसे ये सारी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी बातें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी जब हम लोग बात करेंगे कि रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो घट गई है। पहले $1 में 40 रुपये का मिलता था, अब यहां पर $1 में 60 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी रुपये की वैल्यू जो है घट गई है। यानी कि यूएसए में से कोई हमारे देश में आ रहा है $1 लेके 60 रुपये का सामान खरीद कर लेकर जाएगा, मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया। अब $1 लेकर आया इंडिया के अंदर में और 60 रुपये का सामान खरीद कर लेकर आ गया, पहले 40 का खरीदता था। पर लेकिन हमारे लिए तो महंगा हो गया ना। अब हम लोग पहले जो 40 रुपये जाकर $1 का सामान खरीद लेते थे यूएसए में, अब हम लोग को 60 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे यूएसए में, तब हम लोग खरीद कर लेकर आ पाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये स्लाइड, अगर ये स्लाइड समझ में आ जा रही है आराम से तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा सामान महंगा और सस्ता हमारी रुपये की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए चाइना जो है वो अपनी रुपये को, मतलब अपनी करेंसी को, जो चाइना की करेंसी है उसको डेप्रिशिएट करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है चीजों को। जो देश एक्सपोर्ट करता है उसकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट रहती है तो उसको फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उसके देश में सामान खरीदने ले आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सस्ता मिल रहा है। सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने अपनी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रखी है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट हब बन जाता है कंट्री। पर हमारे साथ में क्या है, हमारे साथ में उल्टा है। हम लोग मैक्सिमम सामान बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई दूसरा देश हो, तो हमको इससे नुकसान होता है। हम लोग मैक्सिमम सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो हमारे लिए क्या चक्कर रहता है, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हमको तो महंगा पड़ेगा। जैसे हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई तो हमको 60 रुपये देने पड़ेंगे $1 के, और अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो हमको कम रुपए देने पड़ रहे हैं। तो करेंसी डेप्रिशिएट होने वाले से उस कंट्री को नुकसान होता है जो कि इंपोर्ट करता है,
और उस कंट्री को फायदा होता है जो कि एक्सपोर्ट करता है। यानी कि करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो ये याद रख लेना, चाइना को फायदा होता है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। अगर कल को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गए तो हमको भी फायदा होगा। अब करेंसी अगर एप्रिशिएट हो जा रही है यहां पर, तो यहां पर हमारे देश को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है। तो पूरा खेल यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान हमारे देश से खरीद कर लेकर जाएंगे। तो यही फंडा चाइना का है। पर लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है वो यहां पर एप्रिशिएट होनी चाहिए। अगर एप्रिशिएट होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी रहेगी और हम लोग सामान जो है वो खरीदेंगे तो हमको आसानी रहेगी। तो एक्सपोर्ट करना है तो डेप्रिशिएट होना चाहिए और इंपोर्ट करना है तो एप्रिशिएट होना चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर सामान जो है वो खरीद कर लेकर आते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हब बना रहे हैं अपने देश को आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, आत्मनिर्भर भारत के तहत में। तो अगर कल को चलकर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे देश में से लोग सामान खरीदने आएंगे अलग अलग, जैसे कि डिफेंस का हो गया या फिर कोई दवाई वगैरह हो गई, जो भी हम लोग अपने देश में बनाते हैं। तो हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्या बेच रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं, ये यहां से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, जो कि यहां पर आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी भी आएगी। हम लोग अपने देश में जब क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ये माना जाता है कि 80 से 85% जो है हम लोग बाहर से उसको खरीद कर लेकर आते हैं। यानी कि 80 से 85% क्रूड ऑयल हम लोगों ने खरीद लिया। क्रूड ऑयल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल। अब ये जो कच्चा तेल होता है इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें से मिट्टी का तेल निकालते हैं। इसमें से हम लोग जैसे कि मिट्टी का तेल निकाल लिया, हम लोगों ने पेट्रोल निकाल लिया, इसमें से हम लोगों ने डीजल निकाल लिया, इसमें से हम लोगों ने ग्लिसरीन निकाल लिया, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग उस कच्चे तेल में से निकालते हैं जो कि बैरल भर भर कर हम लोग अपने देश में लेकर आते हैं। अब जब जितना ज्यादा हम लोग कच्चा तेल खरीदेंगे उतने ही सारे ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में निकल कर आएंगे। अब यहां तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू ताकतवर होनी चाहिए। पर लेकिन जब हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें से निकाल लेते हैं तो सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा सामान जो यहां से निकाल कर लेकर आए, जैसे जो भी यहां पर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी जो है वो अगर एप्रिशिएट हो रखी है तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो महंगा रहेगा, मार्केट में इनको कोई खरीदेगा नहीं। तो काफी बड़ा असमंजस रहता है जब कोई सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और उसी में से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो खरीदना तो हमारे लिए सस्ता पड़ गया पर बेचना हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए उन देशों के लिए जिनके देश में खुद का रॉ मटेरियल है, मान लीजिए हमारे देश का गेहूं है और उसी से हम लोग को प्रोडक्ट बना बनाकर बेचने हैं, कहीं बाहर से तो लेकर आने रहे, तो हम लोग काफी एक पॉजिटिव साइड में रहते हैं, हमारी अच्छी सिचुएशन रहती है। पर लेकिन जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और उसमें से कोई प्रोडक्ट लाकर फिर हम लोग बेचते हैं, उस टाइम पर हमको काफी नेगेटिव चीजें फोकस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर एक साइड में हमको फायदा होगा तो दूसरी साइड में नुकसान होगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी डाउट अब यहां तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जिसको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहा करो, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करें जो रुपये है 2022 में ये माना गया कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही, किसके अंदर में, एशिया के अंदर में। यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो काफी डाउन रही, अराउंड 10% जो है वो नीचे गिर गया, जैसा मैंने अभी बताया था। और यूएसए की करेंसी जो है वो एक तरीके से सेफ हेवन की तरीके से रही, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर में जा जाकर इन्वेस्ट किया। देखिए होता क्या है, आप लोग खुद सोचो, एक दोस्त है आप लोग का जो कि बहुत अमीर है और एक दोस्त है आप लोग का जो कि ठीक ठाक है। कल को चलकर अगर आप लोगों को लग रहा है कि दोनों जो है बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना आप लोग पसंद करोगे? उसके में करना पसंद करोगे ना जो कि सही पोजीशन में है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर उसके में करोगे जिसकी गड्डी जो है जैसे तैसे लेकर चल रही है? तो इसीलिए कहते हैं यहां पर कि उस कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदेमंद रहता है। इसीलिए काफी लार्ज स्केल पर दुनिया ने जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूएसए के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना सही समझा, क्योंकि वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है। लगभग 23 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है, अगर डॉलर में आप लोग बात करोगे 23 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। चाइना की लगभग 17 के करीब है और हमारी कितनी है? हमारी लगभग ओनली 3 है। तो यहां से डिफरेंस आप लोग देखो, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी। तो वहां पर जाकर लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी ही रुपी यहां पर डाउन हुई है, चाइना की आप लोगों करेंसी जो है रिनमिन भी वो भी डाउन हुई है, फिलीपीन की पीसो भी डाउन हुई है, इंडोनेशिया की रुपया भी डाउन हुई है, साउथ कोरिया की जो वोन है और मलेशिया की जो एक तरीके से यहाँ पर रिंगिट है
वो भी डिक्लाइन हुई है अलग अलग परसेंटेज से। तो एशिया में सबकी करेंसी डिक्लाइन हुई है, किसी की 9, किसी की 4, किसी की 6, पर हमारी करेंसी वर्स परफॉर्मिंग क्यों बोली जा रही है? इसका रीजन सीधा सीधा यहां पर यह कि हमारी जो करेंसी है यार वो 10% से भी ज्यादा जो है वो डाउन हो गई थी, इसलिए हमारी करेंसी को वर्स परफॉर्मिंग करेंसी यहां पर बोला गया है और इसीलिए इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है। तो हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी लगभग 70 बिलियन के करीब जो है वो डिक्लाइन हो गया था। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली यहां पर, इसकी वजह से बोला गया कि हमारी करेंसी जो है वो वर्स परफॉर्मिंग करेंसी की कैटेगरी में यहां पर आ गई है। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो वहां से फिर हमारे ऊपर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम लोग इंपोर्ट तो कर रहे हैं आज के दिन में ज्यादा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कम, तो इससे क्या होता है हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस है उसमें जब हम लोग जाकर चीजें चेक करेंगे तो वहां पर भी उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब करेंसी डाउन होती है। उसके लिए आप लोगों को ये चार्ट जो है ये चीज समझेंगे तो आप लोग चीजें समझ पाएंगे। जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई 10% से तो हमारा इंपोर्ट जो है महंगा हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने जो डिक्रीज करी है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की तभी जाकर काम चलेगा। तो इसकी वजह से करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से सामान खरीद कर कम लेकर आ रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो हमारा ज्यादा मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप लोग काउंट करने बैठते हो तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे देश में हम लोग सामान ज्यादा खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट वहां पर कैसी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें चल रहा है। कई बार उनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया यानी कि कच्चा तेल हो गया, तो उनका प्राइस बढ़ गया तो हम लोग को कई जगह और खामियाजे भुगतने पड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, इसकी वजह से और भी कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जब करेंसी होती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है देश के अंदर में, तो ये पूरा एक मैंने आप लोग को डिटेल में टॉपिक समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया खुद यूपीएससी ने यहां पर 2018 में, और ये आंसर राइटिंग के अंदर पूछा। कह रहा है कि हाउ वुड द, देखिए रिसेंट जो फिनोमिना है जिसमें प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात की जा रही है करेंसी के और मैनिपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट करता है, माइक्रो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है इंडिया की कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब चाइना के ऊपर यूएसए बार बार आरोप लगाता है कि अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करके रखता है ताकि अपना एक्सपोर्ट ये बढ़ा सके। ये बार बार चाइना के ऊपर ऐसे इल्जाम यूएसए लगाता है, तो उसकी वजह से यहां पर चाइना की करेंसी को कई बार वो एक तरीके से रिव्यू लिस्ट में भी डाल देता है। पर लेकिन इसकी वजह से कई सारे लोगों को फायदे और कई सारे लोगों को नुकसान होते हैं। खासकर यूएसए जैसी कंट्री को नुकसान होता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाता है, चाइना उसका ओहदा छीन कर ले जाता है। पर इंडिया जैसी कंट्री को फायदा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग खरीद कर लेकर बहुत सारा सामान चाइना से आ रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा हमारा करंट जो हमारा बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है यहां पर चाइना के साथ में कितना ज्यादा बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं चाइना को और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं चाइना से। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है तो उसको आप लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हो। चाइना के साथ में 100 बिलियन के करीब हमारा देखने को मिलेगा, जबकि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी उसके बाद भी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा डिपेंडेंट है हम लोग चाइना के ऊपर। कहते हैं ना बार बार चाइना से ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ऐसे हवा में नहीं बोली जाती चीजें, करना पड़ता है उसके लिए बहुत कुछ। तो वो देखते हैं कितना हम लोग आगे आने वाले टाइम में चीजें कर पाते हैं। अभी यूपीएससी ने 2019 में एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। यानी कि हमारे देश की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है यानी कि घट रही है, तो कौन सा काम यहां पर आरबीआई नहीं करेगा। यानी कि नोट पूछा गया यहां पर, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है पर लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन है कि क्या काम आरबीआई नहीं करेगा ताकि करेंसी को नीचे और जाने से रोका जा सके। यानी कि ये तो नहीं करेगा कम से कम, मतलब आप लोगों को ये बोलना है कि क्या नहीं करेगा। एक तो है कि क्या करेगा, इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लेंगे यहां पर। तो इसमें जो आंसर आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें वो जो ऑप्शन होंगे वो होगा ऑप्शन यहां पर डी, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करेगा। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो है मार्केट में और ज्यादा रुपी जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि रुपये की वैल्यू और ज्यादा डाउन होगी और इसकी वजह से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये जो चीज हो रही है ये और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि रुपये की वैल्यू और डाउन होगी। और बोल रहे हैं कि इसको रोकना है तो क्या करना है, तो यानी कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं, यहां पर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो रुपये है मार्केट में कम अवेलेबल होना चाहिए अगर रुपये की वैल्यू डिक्रीज होने से रोकना है। समझने के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है
कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर ठेली के ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर एप्पल रखे हुए हैं। वो जो एप्पल है पूरी मार्केट में एक ही ठेली के ऊपर है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगी, वो 200-300 रुपए पर केजी बेचेगा। पर पता चला हर एक ठेली के ऊपर यहां पर अभी आप लोगों को एप्पल देखने को मिल गए, तो ये 100 या फिर 80 या फिर 90 रुपए केजी बेचता हुआ नजर आएगा। तो अगर हर ठेली पर एप्पल की जगह रुपी पहुंच गए तो सोचो इसकी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी रुपये की। पर लेकिन अगर एक ही ठेली पर रुपये रखे हुए यहां पर, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, चीजों को कम करना है, ना कि चीजों को बढ़ाना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट सीधा है पर लेकिन टेक्निकल शब्दों में लिखा हुआ है, तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी और किसी का मतलब आप लोगों को नहीं पता है क्या है, पर लेकिन इसका मतलब आप लोगों को पता है कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जो पॉलिसी होती है उससे क्या क्या इंपैक्ट रुपये पर पड़ता है, तो सीधा सीधी बात होगी। ये एप्पल वाला सीधे सीधा एग्जांपल याद रखना, कोई टेक्निकल चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2021 में यूपीएससी के द्वारा, इसको आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि जब डिवैल्यूएशन करते हैं यानी कि डेप्रिशिएट करते हैं करेंसी को, करेंसी की वैल्यू जो है उसका अवमूल्यन करते हैं, तो यहां पर क्या क्या आप लोग यहां पर इसके प्रभाव यानी कि इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बोला गया कि जब हम लोग ऐसा कुछ करें तो इंप्रूव करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, यानी कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई और हम लोग फॉरेन मार्केट में अपना सामान जाकर बेचेंगे तो क्या होगा, वो सस्ता होगा ना। हमारी कंट्री के द्वारा बनाया गया मान लीजिए कोई यहां पर प्रोडक्ट है, जैसे कोई कपड़ा है, साड़ी है कोई, और वही साड़ी जो है दूसरी कंट्री के द्वारा बनाई गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो वहां पर उसका माल का प्राइस जो है वो सस्ता होगा। तो जब ये सस्ता होगा तो लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी को खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट जो है इंप्रूव हो गया, उसका कॉम्पिटेटिवनेस, तो ये बात यहां पर बोली गई है ना इंपॉर्टेंट। पहला अगर सही है तो ये दोनों अपने आप गायब हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज करेगा फॉरेन वैल्यू, इंक्रीज करेगा फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंक्रीज कहां कर रहा है यार, वो तो डिक्रीज कर रहा है ना, अभी तो बताया आप लोग को यहां पर सीधी सीधी बात कर रहा है कि जैसे वैल्यू की करेंसी की डिक्रीज होगी तभी तो हमारा माल प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वहां पर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। तो क्या आ गया, आंसर यहां पर ए आ गया। समझ रहे आप लोग, यहां पर इंप्रूव करेगा ट्रेड बैलेंस, अगर नहीं भी पता है आप लोगों को तो दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इंप्रूव नहीं करेगा, इसको भी जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म पे इसके ऊपर नेगेटिव ही इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अगर हम लोगों ने लोन वगैरह अगर ले रखा है तो उसका पेमेंट भी हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और डिफरेंट क्वेश्चन था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे टॉपिक का एक निचोड़ करेगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, दो स्टेटमेंट तो आप लोगों को ये देखने को मिल रही है। इसका मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी किसी और करेंसी के कंपेयर में, इसका मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी दूसरी के कंपेयर में। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये तो होगी आप लोगों की करेक्ट। ठीक है, बोला है कि करेंसी एप्रिसिएशन जो है अगेंस्ट ईच अदर फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजन इंक्लूड द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इन किसी के साथ में डिफरेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और रिस्क जो यहाँ पर एविसन जो अमंग द इन्वेस्टर। तो इनकी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो नेगेटिव चीजें अगर देश के अंदर में सोचो, हमारे देश के अंदर में जो यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो क्या हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी? नहीं, हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोला गया कि इफ द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी इज वीकन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इट्स डिवोल्यूशन। इसको डिवोल्यूशन बोलते हैं जब हम खुद अपने आप इसको हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हो जाता है तो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो दोनों शब्द में भी आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया, क्योंकि यहां पर करेंसी डेप्रिशिएट होगी ना कि एप्रिशिएट होगी। समझ गए आप लोग यहां पर? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यार बड़ा ही प्यारा था, मुझे लगा कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए ताकि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर इसको सुन रहा है तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। तो पूरा मुद्दा समझ में आ गया क्या था, बिल्कुल कैसे कैसे सिचुएशन है, पूरा टॉपिक एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी का हो चाहे आप लोगों के लिए बनाया गया हो, तो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, आंसर राइटिंग भी हो गया। तो बताना जरूर, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। एक वीडियो बना रखी है मैंने रुपी वर्सेस डॉलर के बारे में, ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा। बहुत सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगे अगर रुपी और डॉलर की वैल्यू बढ़ती और घटती कैसे है उसके बारे में कोई डाउट है। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, मुझे लगा 1 लाख से भी ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं, सर्च कर लेना, तो जिससे कि आप लोगों के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि टॉपिक आगे भी बन सकते हैं क्वेश्चन यहां से। ठीक है
दोस्तों टीबी जिसको आप लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो, वो वाला टीबी नहीं जो घर में बैठ के देखते हो, तो ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिया में हब है बेसिकली इसका, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया में इसके आप लोगों को मरीज देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है यहाँ पर बेसिकली कि स्पीड अप किया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। देखिए मुद्दा क्या है बेसिकली, अगर बात करूँ आप लोगों से, हमारे देश का टारगेट है टीबी को खत्म करने का, कि हमको अपने देश में से जो टीबी है उसको खत्म करना है। अब हम लोग LCD देखा करेंगे, ठीक है मतलब ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग मिटाएंगे 2025 तक का। पर लेकिन WHO यानी कि हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन देखने को मिली। नॉर्मली बोलते हैं ना कि WHO का टारगेट है तो इस तरीके से टीबी को खत्म करने का, तो वहाँ पर लिखा था कि हु टारगेट्स टू एंड द टीबी बाय 2030 तो मैंने कहा कोई ऐसा इंसान है जिसको WHO का मतलब नहीं पता होगा, तो हु लिख दे सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का, वो पता है कितना है? वो है 2030, ठीक है। हमारा टारगेट जो है वो 5 साल पहले है, ठीक है। तो WHO वाले बोल भी रहे थे कि तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी खत्म करने की मोदी साहब बोले हम तो यही कर दिए करें भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर टारगेट बड़ा अच्छा है, पर लेकिन देखने वाली बात है कितना हम लोग अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी 2023 में एंट्री कर चुके हैं, तो उस तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर काम भी और अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आकर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। वरना कथनी और करनी में बहुत फर्क रह जाएगा। तो अगर कथनी और करनी को साथ में लेकर चलना है तो हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना टारगेट जो है वो यहाँ पर अभी अचीव करने के लिए वैक्सीन पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया है। और एक शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर मैं मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली वैक्सीन बोल रहा हूँ। और मैंने बताया था कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन के लिए दी जाती है ताकि बीमारी हो न जाए। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन नहीं दी गई, कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को वैक्सीन दी गई है ताकि कोरोना की बीमारी आप लोगों ने लग सके, आप लोगों का शरीर जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। पर लेकिन अगर बीमारी लग जाती फिर आप लोगों का मेडिकेशन होता, यानी कि उस टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन दी जाती। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले फंडे में वैक्सीन आती है प्रिवेंशन करने का काम और मेडिसिन आती है क्योर करने का काम। तो यहाँ पर WHO किसके बारे में बात कर रहा है? वो वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहा है, ना कि वो आप लोगों से मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। तो टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल अनाउंस की गई है एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों से कि किसके द्वारा अनाउंस किया गया है टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है। तो इससे क्या होगा? इफेक्टिव हम लोग मेडिसिन यहाँ पर बना पाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरियस स्टेक होल्डर हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में, देखिए कोई भी काम को करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए बेसिकली पैसा लगता है, यानी कि मनी लगेगी, यानी कि एक तरीके से पैसा देना पड़ेगा। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोई काउंट भी नहीं करता है कई बार, वो होता है टाइम लगेगा यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अभी फिलहाल के टाइम पर जो BCG है वो करंटली ओनली लाइसेंस्ड जो टीबी वैक्सीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यहाँ पर बहुत सारे जो खासकर अफ्रीकन जो कंट्री हैं, ठीक है, उनमें तो ये दवाई जो है वो अवेलेबल भी यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग इसके ऊपर फोकस देकर चलें, ताकि दवाई जो है, कई सारी दवाई अगर अवेलेबल रहेंगी, जैसे कोविड-19 के टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि बहुत सारी जगह जो है वो दवाई अवेलेबल भी यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। जो BCG है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको सही बता पाता है। नाम बड़ा अटपटा सा है, पढ़ा था मैंने भूल गया, ठीक है, आप लोग बताइए नाम है इसका बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। और जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, जो बेसिलस है यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बेसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकेगा, यहाँ पर BMT के नाम से इसको याद रख लेना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। वैसे तो ये लंग को इफेक्ट करती है, पर लेकिन और भी कई सारे बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है अगर लार्ज स्केल पर ये फैलना स्टार्ट हो जाती है।
हमारा टारगेट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, इसके लिए टीबी वैक्सीन एक्सीलेटर काउंसिल बनाई जा रही है WHO के द्वारा। तो ये सारे छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट भी कई सारी प्रस्तुत की जाती है। किसी 2 रिपोर्ट का नाम आप लोग लिखिए, क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों से भी पूछता रहूँ, ताकि वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में भी बेसिकली बैठती रहे और लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें। ठीक है, आइए अब छोटी सी टेस्ट सीरीज है आप लोगों के सामने, कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी उस टाइम पर मैंने बताई थी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कौन से राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, केरला। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कराया था, मुझे याद है कि आप लोग इसको भूले नहीं होंगे, तो बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बात की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 29 जो दिसंबर, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर क्या है इसका, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन जो है वो सही आंसर इसका देता है। ये क्वेश्चन यहां पर दूसरा था, ये क्वेश्चन सेव नहीं हो पाया बेसिकली, पर लेकिन मैं आप लोग क्वेश्चन बता देता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आती है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, जब मैं पीपीटी ये डालूंगा तो वो दूसरी पीपीटी में बेसिकली सेव हो गया मेरे से। ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को क्वेश्चन को यहां पर डालूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखना। ठीक है, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पहला ऑप्शन था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चौथा। अभी यहां पर बताना है कि ये कब स्टैब्लिश की गई थी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए इसी क्वेश्चन में से। तो बताइए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और ये बहुत ज्यादा न्यूज भी रहते हैं कई बार। तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 28, आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 92, सही आंसर आप लोग यहां पर बताइए। एक सीसेट का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसको देखो। ये पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है इसके बारे में बताना है, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड। ये वही आइलैंड है जहां पर अभी रिसेंटली एक यूएसए के नागरिक की डेथ हुई थी, वो यहाँ के लोकल लोगों को पढ़ाना चाहता था। ठीक है, उनको बेसिकली एक तरीके से ना एक अपने कल्चर का पार्ट पढ़ाना चाहता था, बोला जाए तो अपने धर्म में उनको कन्वर्ट कराना चाहता था। तो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इन्होंने उसको बेसिकली तीर मार मार कर उसकी जान ले ली। तो नॉर्थ सेंटिनलीज जो आइलैंड है यहाँ पर अंडमान निकोबार वाले एरिया में जब आप लोग जाओगे, वहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये लगभग 60 अगर बोले तो 60 स्क्वायर किलोमीटर का आप लोगों को यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा। ये कई बार तो ये माना जाता है कि लोगों के साथ में अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार यहाँ पर ये गुस्सा भी होते हैं, इनको ये लगता है कि लोगों के साथ में अगर ये मिलेंगे तो इनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इस आइलैंड के आसपास जाने के लिए। इनकी संख्या भी लोगों को नहीं पता है, पर लेकिन अगर ये हमारी कम्युनिटी के एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो इनको लग सकती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छे लेवल की डेवलप नहीं है जिस तरीके से हम लोग रहते हैं। ये उसके बिल्कुल अपोजिट में रहकर बिल्कुल जंगल में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर हालांकि कई सारे जो विदेशी यहाँ पर आए, इनकी पिक्चर भी लेकर गए, उनको बेसिकली वायरल भी किया कि देखो इंडिया में लोग कैसे रहते हैं। हमारी बेसिकली नीति है कि हम लोग इनको नेचुरली छोड़ते हैं, हम लोग इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इनको क्या पता कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया का संविधान है, हमारे देश में कितने राज्य है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई अगर विदेश में बैठकर ऐसी बातें बोल रहा है बिना सर पैर वाली, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी मैंने आप लोगों से पूछे हैं। ये काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था रिसेंटली अभी। ठीक है, सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं मैंने उसके बारे में भी आप लोगों से बात की थी, अगर आप लोगों को याद होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये एक एनुअल रिलीज है जिसके द्वारा रिलीज की जाती है, और टोटल 12 इंडिकेटर इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। ढांचे के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, गुड्स मार्केट के बारे में, और भी बहुत सारी तमाम चीजें। ठीक है, आगे कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये बिहार के अंदर अभी देखने को मिला, अनाउंस किया गया, तो बहुत ज्यादा हा हुल्ला भी इसके ऊपर हुआ, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो याद रखेगा, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ऑल कम्युनिटीज के लिए जो सेंसस यहाँ पर देखने को मिला, उसके चलते सबसे पहले हमारे देश में एक प्रॉपर सेंसस जो आया था
ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 1881 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 80-81 में यहाँ पर ये कॉलोनियल टाइम पर यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर आया था। तो इसके चलते कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज आना नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछता भी रहता हूँ मैं और बताता भी रहता हूँ। मैथमेटिक्स डे के बारे में श्रीनिवास रामानुजम जी से रिलेटेड मैंने आप लोगों से बोला था कि मूवी भी आप लोग देखिएगा। किस किस ने देखी मूवी वो, तो 22 दिसंबर जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर यहाँ पर नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। 1986 में यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था और इसका अभी रिसेंटली 37 फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया था। और ये अगर बात करी जाए तो याद रखिएगा कब इसको 19 यहाँ पर 1986 बेसिकली 1986, ठीक है। तो 1986 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना। और आर्टिकल 44 तो आप लोगों को पता ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में, यानी कि जो पार्ट 4 है उसके अंदर में आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म मतलब 4 = 4, तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने बोला था जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो इसको ऐसे याद रखना, और जब भी पॉलिटी का लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन जो है पॉलिटी में को हाथ घुमा रहा है, ठीक है। पता चलता रहना चाहिए ना मुझे भी कि कौन कौन देख रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पर 4 डिजिट ये नंबर है जो कि आप लोगों को देखना था यहाँ पर। तो इसके बारे में पूरी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर इसका सी यानी कि 60। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, इसको वीडियो को पॉज कर आप लोग देख लेना। सेंटिनलीज आइलैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछ ले जाता है। और ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है यहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को अगर हो तो बताइएगा, अगर नहीं हो तो बस इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है। यही तो चाहिए जिंदगी में, और चाहिए क्या, ठीक है। ये शब्द हैं आप लोगों के सामने 5 जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। और सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो लंबे समय तक इनको याद रखोगे तो अंग्रेज बन जाओगे अगर इस तरीके से अंग्रेजी सीखोगे, ठीक है। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये बेसिकली देखिए शब्द जैसे आप लोग देखा करो ना, वीडियो को पॉज कर खुद सोचा करो कि इसके ऊपर क्या सेंटेंस आप लोग फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर यह है इम्प्रिमेटर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनुमति। अनुमति मतलब एक तरीके से आप लोग इजाजत बोल सकते हैं, अनुमति बोल सकते हैं, किसी चीज को आज्ञा देना, कंसेंट देना। असेंट देने कई बार कि हाँ उस पर्टिकुलर बिल को असेंट दे दिया, परमिशन दे दिया, तो एक तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि डिसअप्रूव कर दिया, नहीं पसंद है भाई साहब, हम नहीं मानते इस चीज को, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। लोग जाम का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोगों ने मिलकर जाम लगा दिया, ठीक है। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। कई बार देखा होगा ना आप लोगों ने कि वोकैबुलरी ऐसे याद करने की ट्रिक्स बताई जाती है कि काफी सारे लोगों ने मिलकर जाम लगा दिया तो लोग जाम हो गया। तो डेडलॉक गतिरोध हो गया यहाँ पर, बिल्कुल स्टैग्नेशन यानी कि चीजें रुक चुकी हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको तेज कर दिया, सपोर्ट प्रोवाइड करा दी, एडवांस कर दिया, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी साथ साथ में आप लोग के चलते रहते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन पर भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात है अपने आप में कि एक तरीके से इस तरीके से चीजों को लेकर चलना। आप लोग खुद सोचो वो किस लेवल पर अपनी स्टडी को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है गुलेबल। इसको बोलते हैं आसानी से धोखा खाने वाला। आप लोगों ने देखा ना कई बार बोलते हैं बहुत सीधा है यार, इसको कोई भी धोखा देके चला जाता है, तो वो गुलेबल की कैटेगरी में आता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं जिसको बोलते हैं ना कि किसको कोई भी धोखा देके चला जाता है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है। ये आप लोग जिंदगी में हमेशा देखना, अगर आप लोग किसी के साथ में गलत नहीं करोगे तो भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोलो वो आप लोगों के साथ में भी गलत होने से आप लोगों को बचा लेगा। और अगर कुछ गलत होता भी है तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोगों को एक ऐसी सीख देकर जाएगा, आप लोगों को बर्बाद नहीं, आप लोगों को बना कर जाएगा, ठीक है। तो गुलेबल एक तरीके से आसानी से धोखा खाने वाला। फुलिस भी कई बार बोलते हैं यहाँ पर। आप लोग दोस्त सोच सकते हैं कई सारे शब्द नेगेटिव यूज किए जाते हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा इंसान देखा है? अब ये मत बोलना सर इस कैटेगरी में तो हम सारे खुद ही आते हैं, ठीक है। इतने भी दूध के धुले नहीं हो सारे के सारे, ठीक है। बहुत सारे क्रूर प्राणी भी हैं मैंने देखे। नहीं, आप लोग सारे के सारे अच्छे हो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना उसको। तो बाकी ये इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। एलेक्रिटी क्या होता है? तत्परता, यानी कि चीजों को लेकर चौकन्ना। नहीं अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तो उसको फिर थप्पड़ मारता है 4 घंटे की नींद भी ले लिया कर, ठीक है, नहीं तो बीमार हो जाएगा। तो कहता है 6 घंटे की नींद ले लिया कर, अब से 18 घंटे चौकन्ना, ठीक है। तो तत्पर रहना एक तरीके से चीज़ों को लेकर। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके अपोजिट में आप लोग को देखने को मिलेगा मजे में रहना, एक तरीके से एक आलस में पड़े रहना, ठीक है।
तो ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है और रेगुलर न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने इनको देखा होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है इनएक्सरेबल, यानी कि निष्ठुर होना, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको रोका ना जा सके, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अनस्टॉपेबल नहीं बोला, अनस्टॉपेबल जो शब्द यूज किया होगा तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर अनअवॉइडेबल, एक तरीके से ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं। सारे के सारे शब्द बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, तो सेंटेंस फॉर्म करोगे तो याद रख पाओगे। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, आप लोग यहीं से सीखते हो, यहीं पर ही सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करते हो, तो डरना किस बात का है। गलत हो जाएगा तो यहीं पे होगा ना, सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। तो जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखने की एक तरीके से ललक रखो, ठीक है। आप लोग मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज भी आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। कोशिश किया करो या तो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पर पर्सनल मैसेज भेजा करो बस ओनली, ठीक है। और जगह टाइम नहीं लगता, हालांकि इनको भी कई बार तो टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, पर लेकिन पढ़ मैं सारे मैसेज लेता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई तो नहीं खैर किया जाता है, बहुत ही कम का रिप्लाई होता है, पर लेकिन हाँ पढ़े सारे जाते हैं मैक्सिमम, थोड़े टाइम के बाद में हल्का सा टाइम लग जाता है, पर लेकिन गो थ्रू सब में होता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश किया करो कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसी को आप लोग लिखा करो। और जीमेल पर एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर अपना जो प्लानर भरने के लिए SLV प्लानर जो मैंने आप लोगों को दिया था उसको प्लीज जीमेल पर सेंड मत किया करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहां पर सेंड कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। ताकि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उन पे मेरी नजर फिर पड़ती नहीं है इस तरीके के। अगर आप लोग इतने सारे मेल भेजोगे, वैसे इतने सारे मेल आते हैं डेली, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ओके। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और अच्छे से एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।